हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। एक पोएम लेके आया हूँ। पोएम का नाम है फ्रॉम एन एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जिसको थॉमस ग्रे ने लिखा है। आज हम बात करेंगे इस पोएम के एक्सप्लेनेशंस की। आइए हम बात करते हैं। बच्चों, एलिजी क्या है? शोक गीत है। एलिजी किसको बोलते हैं? शोक गीत को। और रिटेन इन अ कहाँ लिखा गया है? इन अ कंट्री चर्चयार्ड। कंट्री माने देश होता है, यहाँ कंट्री का मतलब है देहात, देहात भी होता है। और चर्चयार्ड का मतलब गिरजाघर। तो गिरजाघर, गांव देहात के गिरजाघर में ये पोएम लिखी गई है। आइए हम बात करते हैं थॉमस ग्रे के इस पोएम की। तो बच्चों, मैं हूँ राम कुमार पांडे, इंग्लिश गुरु चैनल से आप सभी का स्वागत है। रात के बज रहे हैं 11:15 और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पोएम। आइए बात करते हैं। कवि क्या कहता है? द कर्फ्यू टोल्स the knell of parting day, the lowing herd wind slowly over the leas. Lee. The plowman homewards plots his weary way and leaves the world to darkness and to me. आइए बच्चों बात करते हैं द कर्फ्यू। बच्चों, देहात में हम लोग बोलते भी हैं ना कि कर्फ्यू लग गया, कर्फ्यू लग गया। अर्थात खतरे की घंटी बज गई, वार्निंग की घंटी बज गई, अवेयर रहने की घंटी बज गई। तो कर्फ्यू मीन्स घंटी बजती है। द कर्फ्यू संकेत मिलता है, घंटी बजती है। कभी कहता है ये घंटी का बजना। टॉल्स माने भी घंटी का बजना। नेल मीन्स भी घंटी का बजना। तीनों का मतलब घंटी का बजना। कभी कहता है द कर्फ्यू टॉल्स, घंटी का बजना। ये घंटी का बजना जो घंटी बजती है, कब बजती है, कहां बजती है, आगे हम लोग पता लगाएंगे। द नेल ऑफ पार्टिंग डे, और ये खतरे की घंटी बजती है, संकेत की घंटी बजती है। कभी कहता है कि संकेत की घंटी बजती है। क्या अर्थ है इसका? कभी कहता है द नेल ऑफ पार्टिंग डे, ये घंटी का बजना, संकेत की घंटी बजती है, संकेत की, खतरे की, सावधानी की घंटी बजती है। अर्थात घंटी बजती है। और फिर घंटी बजती है तो इसका अर्थ बताना चाह रहा है कवि। द नेल ऑफ पार्टिंग डे, ये घंटी का बजना सूचक है, सिंबल है। किसका सिंबल है? पार्टी का सिंबल है। डे की पार्टी हो रही है, बोले तो विदाई हो रही है। मीन्स डे इज गेटिंग ओवर। कौन बताता है? ये घंटी का बजना, शाम के समय घंटी का बजना दिन के विदाई का सूचक है। बच्चों, शाम के समय जब घंटी बजती है, कौन बजाता है घंटी? सभी लोग संध्या वंदन करते हैं, पूजा आरती करते हैं। कब करते हैं? गोधूल वेला में। अर्थात द डे इज गेटिंग ओवर, बाई एंड बाई। आइए बात करते हैं कवि को सुनाई कहां से पड़ा। द पोएट इज सिटिंग इन अ ग्रेवयार्ड, कंट्री ग्रेवयार्ड। कब्रगाह में कवि बैठा हुआ है और वहीं बगल में गिरजाघर है। तो गिरजाघर में शाम के समय घंटी बजती है। ये नेल है बच्चों। ये फ्यूनरल के समय जो घंटी बजती है, अंतिम क्रिया के समय जो घंटी बजती है, उस घंटी बजने को नेल बोलते हैं। अंतिम क्रिया किसकी हो रही है? दिन के अंतिम क्रिया हो रही है। अर्थात द डे इज गेटिंग ओवर, सो द रिंगिंग बेल इज द सिंबल ऑफ डे इज गेटिंग ओवर। घंटी शाम के समय घंटी बजती है, ये सूचना देती है कि भैया अब दिन की विदाई हो रही है। और दिन की विदाई हो दी, रात्रिम गमिष्यत् भविष्यसु प्रभातम। दिन बीतेगा तो रात आएगी, अर्थात दिन बीत रहा है, अब रात आने वाली है। तो गिरजाघर के समय शाम की घंटी बजती है जो दिन की विदाई का सूचक है। क्या होता है जब दिन चला जाता है? दिन की विदाई होती है, अर्थात शाम होने लगती है। तो क्या होता है? कवि ने प्राकृतिक चित्रण भी किया है। क्या कहता है कवि कि द लोइंग हर्ड, हर्ड माने पशुओं की झुंड, लोइंग माने रंभाते हुए। पशुओं की आदत होती है कि गले में गला मिलाते हुए चलते हैं, झुंड बना करके एक दूसरे के गले में अपना गला डालते हुए झुंड बना के चलते हैं। तो द लोइंग हर्ड, शाम के समय पशु झुंड में एक दूसरे को इम्ब्रेस करते हुए, आलिंगन करते हुए, विंड मीन्स चलते हैं। कैसे चलते हैं? स्लोली, धीरे धीरे चलते हैं। कहां से चलते हैं? ओवर द ली, चारागाह से चलते हैं। अपने चारा जहां चरने खाने के लिए गए थे,
वहां से धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल देते हैं। और कौन चलता है? द प्लोमैन, हल जोतने वाला व्यक्ति, किसान। क्या करता है किसान? प्लॉट्स करता है, चल देता है। किधर चलता है? होमवर्ड की तरफ चलता है, अपने घर की तरफ। शाम के समय जैसे शाम होती है, हल जोतने वाला व्यक्ति, हल चलाने वाला व्यक्ति, खेत जोतने वाला व्यक्ति, वो अपने घर की तरफ चल देता है। यहाँ लिखा है हिज वेरी वे। वेरी माने थका, वे माने रास्ता। रास्ता बच्चों कभी थकता नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है इसी प्रक्रिया को ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते हैं। ये फिगर ऑफ स्पीच है जो बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ग्रेजुएशन में है। ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्या होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट? जिसको जहां लगना चाहिए वहां ना लग करके इरेलीवेंट वे की तरफ लगता है, इरेलीवेंट वर्ड में लगता है, अप्रासंगिक वर्ड में लगता है, तो उसको ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते हैं। तो कवि कहता है कि हल जोतने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने घर की तरफ चलता है, उबाऊ रास्ते पर। थकता किसान है, रास्ता नहीं थकता है। होना चाहिए कि वेरी प्लोमैन मैन प्लॉट्स हिज होमवर्ड, लेकिन यहाँ पे वेरी वे लिखा हुआ है। ओके, लीव दैट थिंग। शाम के समय हल जोतने वाला, हल चलाने वाला व्यक्ति अपने घर की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। एंड लीव्स द वर्ल्ड, कवि कहता है, चूंकि कवि ग्रेवयार्ड में बैठा है इसलिए कवि कहता है लीव्स द वर्ल्ड, पूरे संसार को छोड़ जाता है, टू डार्कनेस, किसमें छोड़ देता है? अंधेरे में छोड़ देता है, पूरे संसार को अंधेरे में छोड़ देता है। एंड टू मी, संसार को ही नहीं छोड़ता बल्कि मुझे भी अंधेरे में कर जाता है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं और मैं अकेला कब्रगाह में, ग्रेवयार्ड में बैठा रहता हूँ। मेरे को अकेले छोड़ जाते हैं, सब अपने अपने घर चले जाते हैं और मुझे अकेले, संसार को अंधेरे में छोड़ जाते हैं, मुझे भी अंधेरे में छोड़ जाते हैं। बच्चों इसके दो एक स्पिरिचुअल मीनिंग अगर निकालें तो व्यक्ति का, जिस पर व्यक्ति आश्रित होता है, अगर वो अपने परमानेंट घर के लिए चला जाए, व्यक्ति को इस संसार में छोड़ जाए, तो उसके लिए सब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता है, कोई हेल्प करने वाला ना हो। एक तो अर्थ ये निकलता है कि व्यक्ति अकेले पड़ जाता है, आगे पीछे सब अंधेरा ही रहता है, क्योंकि उसके अपने वहां नहीं होते, वो परमानेंट ईश्वर के धाम चले जाते हैं। एक तो ये स्पिरिचुअल अर्थ है, और कहीं ना कहीं ये भी रिलेटेड है, आगे की स्टेंजा में आपको मालूम होगा। तो सब अपने अपने संध्या के समय सब अपने अपने घर को चले जाते हैं और मैं ही अकेला, संसार भी को अंधेरे में छोड़ जाते हैं और मेरे को अंधेरे में छोड़ जाते हैं, क्योंकि मैं ही अकेला हूँ जो लोगों के बारे में चिंतन कर रहा हूँ, कब्रयार्ड में हूँ। अब कब्रयार्ड में कभी क्या कर रहा है, आगे की लाइन हम बताएंगे, आगे के स्टेंजा में आपको पता लगेगा। तो इसमें आई होप you will be able to learn everything whatever I have disclosed, identity or secret points related to this stanza. I hope सब समझ में आ गया होगा आपको। बच्चों हम दूसरा स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। कवि बैठा है ग्रेवयार्ड में, मैं पुनः बता दूं ग्रेवयार्ड में क्या कर रहा है, कौन कौन सी चीजें हैं, आइए दर्शन करें। कवि कहता है बीनीथ, बीनीथ माने नीचे, बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स, उस कब्रगाह में, कब्रिस्तान में क्या है, बीनीथ दोज रग्ड एल्म, किनके बीनीथ, इनके बीनीथ। एल्म कैसे हैं, एल्म माने चिराबेल, जंगली वृक्ष होता है, तो ये कैसे है बच्चों, ये रग्ड, ये इनकी क्वालिटी है, ये वृक्ष ऐसा है। और ऐसा वृक्ष क्या करता है, इन वृक्ष के नीचे, इस जंगली चिराबेल वृक्ष के नीचे क्या है, इनके नीचे है, अवश्य है, यू माने सदाबहारी वृक्षों की छाया में, शेड माने छाया, सदाबहारी वृक्षों की छाया में, अर्थात जंगली वृक्ष जो खुरदरे हैं, जिनके स्टेम खुरदरे हैं, उनके नीचे सदाबहारी वृक्षों की छाया में क्या हुआ, छाया में, वेयर माने जहां, हीप्स माने उठे हुए हैं, क्या, द टर्फ घास के मैदान है, और घास के मैदान में तो घास ही उगेंगी, अर्थात घास बड़ी बड़ी हो गई है,
बड़ी बड़ी इन वृक्षों की छाया के नीचे घास बड़ी बड़ी हो गई हैं, बड़ी बड़ी घास उगाई हैं। कहाँ उगाई हैं? इन मेनी, बहुतों में क्या है? अमाउल्डरिंग हीप। हीप माने ढेर। किसके ढेर? घास के मैदान में बच्चों ढेर किसका होगा? मिट्टी का ढेर होगा। और कदाचित ये मिट्टी का ढेर किसका सूचक है? ये सिंबल किसका है बच्चों? कब्र का, ग्रेव का। ये मिट्टी का ढेर क्या है? ग्रेव है। पोएट डायरेक्टली न लिख करके हीप लिखा है, आप सेंस लगाओ कि ये ग्रेव है। तो इस ग्रेव में क्या हुआ है? घास के मैदान में ग्रेव भी है, और ग्रेव में घास, ग्रेव यानी मिट्टी के ढेर पर घास उग आई हैं। और घास उग आई हैं तो बच्चों बड़ी बड़ी घास हो जाती हैं। मिट्टी की कब्र होती है, बड़ी बड़ी घास उगाती हैं। तो घास जब उखड़ती हैं तो मिट्टी भी लेकर के उखड़ती है, अर्थात ये कब्र झड़ रही है, नष्ट हो रही है, विनष्ट हो रही है। ये खंडहर, कब्र खंडहर हो रही है। ओवरऑल कब्र को कवि ने क्या माना है? आइए यहाँ इस वाली लाइन में क्लियर होगा। ईच कवि कहता है कि वहां पे कब्रें हैं, और इन ईच इन हिज नैरो सेल। कब्र कैसे हैं? कब्र नैरो हैं, संकीर्ण है। सेल क्या है? कोठरी। ये कब्र एक कोठरी है। और कोठरी कैसी है? चौड़ी नहीं कोठरी। कोठरी में उतनी जगह है, नैरो जगह है, तंग कोठरी है, संकीर्ण कोठरी है, तंग, ज्यादा चौड़ी नहीं है। इन कब्रों की लंबाई चौड़ाई ज्यादा नहीं। कब्र एक कोठरी है। कैसी कोठरी है? तंग कोठरी है। और ईच इन हिज नैरो सेल, प्रत्येक तंग कोठरी में क्या हुआ? प्रत्येक तंग कोठरी में हीप को कोठरी माना है। क्या हुआ उसमें? फॉर एवर लेड, हमेशा हमेशा के लिए लिटा दिए गए हैं। कौन लिटा दिया गया है? द रूड फोर फादर्स। फोर फादर्स मीन्स पूर्वज, पुरखे। रूड माने अशिष्ट, असभ्य। बच्चों एक प्रश्न है, अशिष्ट क्यों बोला गया? जो लोग मर जाते हैं उनका अपमान तो नहीं करते, अशिष्ट क्यों बोला गया? कवि ने यहां इनको अशिष्ट क्यों बोला है? असिस्ट फोर फादर को लिटा दिया गया है। कहाँ के असिस्ट फोर फादर थे? ऑफ द हेमलेट स्लीप। हेमलेट मीन्स छोटी सी गांव, स्मॉल विलेज। इस छोटे से गांव के असिस्ट फोर फादर, असिस्ट असभ्य पुरखे, पूर्वज हमेशा हमेशा के लिए लिटा दिए गए हैं। किस लिए? स्लीप के लिए, हमेशा की नींद सोने के लिए लिटा दिए गए हैं। बच्चों ये हमेशा हमेशा की नींद सोने के लिए लिटा दिए गए हैं, अर्थात ये अब इस दुनिया में नहीं है। तो इस प्रकार एक प्रश्न है कि इनको रूड क्यों बोला गया? रूड इसलिए बोला गया बच्चों, धनी लोगों के बीच में ये लोग जो इस दुनिया में नहीं है, कब्र में लेटे हुए हैं, ये वेरी सिंपल थे। They were very simple. They did not run after name and fame. वे नाम और ख्याति के पीछे नहीं दौड़े, वो इतने सीधे थे। They were so simple that they did not run towards after name and fame. They did, इन्होंने वही किया, what they thought proper, जिनको उन्होंने उचित समझा। They never ran after money, कभी इन्होंने पैसे के पीछे नहीं दौड़ा। neither they ran after fame, और ना तो कभी ख्याति की तरफ, प्रसिद्धि की तरफ दौड़े। Because they were poor people and honest people. ये गरीब लोग थे और ईमानदार लोग थे। तो धनी लोग गरीब लोगों को कौन सी संज्ञा देते हैं? वे अपने वेश में रहते थे। कदाचित धनी लोगों के समाज में जाए तो वो लोग उनको असभ्यता की श्रेणी में रखेंगे। दिस इज वाई द पोएट हैज टोल्ड देम, कॉल्ड देम रूड फोरफादर अमंगस्ट मॉडर्न पीपल। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा क्या कि उन चिराबेल वृक्ष के नीचे, जंगली जो भद्दे वृक्ष हैं अर्थात उनके तने खुरदरे हैं, उनके नीचे क्या है? सदाबहारी वृक्ष की छाया में एक और पेड़ है जिसका नाम है सदाबहारी वृक्ष। तो उन वृक्षों की छाया में क्या है? घास के मैदान में बहुत सारी कब्रें हैं जो उखड़ती हुई कब्रें पुरानी झड़ती हुई,
अर्थात उनसे घासें उठती हुई निकलती हुई और उनको थोड़ा सा खंडहर बनाती हुई कब्रें हैं, और वे कब्र संकीर्ण है, चौड़ी नहीं है, और जिसमें उस गांव के सीधे साधे व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए हमेशा नींद सोने के लिए लिटा दिए गए हैं, अर्थात दे आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड, संसार में अब वे नहीं है। तो ये हिंदी समझ में आ गई होगी, आप अपने अनुसार एक्सप्लेनेशन करिएगा। और बाकी जो और स्टैंजा इसमें है, बड़ी अच्छे, बहुत अच्छी पोयम है बच्चों, बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो उसको मैं अगले वीडियो में डालूंगा और आप इसको पढ़िएगा अच्छी तरीके से, और उपरोक्त की पढ़िएगा, सारी मीनिंग मैंने क्लियर किया है, और कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।